वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगारता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जिहान के पास होने के बायस वो आजकल उसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर-शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था? उसे कतई याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में वो बहुत चोर थी। उसे अपने पाकिस्तानी मोबाइल नंबर तक के आखिरी 2 हिस्से भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ना था। हेलो? वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई। कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा और फाइलें गोद में। जहाँ तेरा नक्श कदम रखते हैं, हुयाबां परम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर उसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भींच गई। अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ। बताइए, क्या ये मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियां बेख्तियार पसीने में भीग गईं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, उसमें गालिबन आपने बयूक अदा का जिक्र किया था। प्रिंस आइलैंड, शहजादों के जजीरे। क्या आप उधर नहीं आ रही? तो वो उसकी कॉल्स चेक कर रहा था और तभी उसे पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जिहान की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बयूक अदा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे और ना ही मेरी कॉल्स चेक करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी, समझे? उससे चलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन जोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब ये शख्स उसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झांक भरी नीली लहरों पर से आवाज सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बैल्कोनी में खड़ी सामने समंदर को देख रहे थे। जिहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और आया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बैल्कोनी के दूसरे सिरे तक गई थी। सुन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया था। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे, सो वो भलाई मंजिल पर आ गए, जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता, जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थीं, मगर एक निश्चित भी खाली ना थी। उनको बिलाखिर फेरी के किनारे पर बनी तंग सी बैल्कोनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बैल्कोनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कितार वहां खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाईं तरफ के कोने में खड़े थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जिहान स्याह स्वेटर की आसीन कोनियों तक मुड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि उसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमाई स्वेटर ही पहन रखा था। सब स्याह स्टोल को सख्ती से कंधों की गिर लपेट कर बाजू सीने पर बांध रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हया की बाईं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं और वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और उनकी गिटार बैल्कोनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे इस्तांबुल आई हुई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए आवाज से बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थीं। तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तिकलाल स्ट्रीट में तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तू ना ढूंढते? अया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से उसके बाल उड़ उड़कर जिहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वो उन्हें समेटने का तकल्लुफ नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा? जिहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो तने हुए नुकोश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें कुछ शर्मिंदगी नहीं तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सीकुल्स का एक होल पर फड़फड़ाता उनके सामने से गुजरा था। जिहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीकुल समुद्री बगले ने फिजा में ही गोता लगाकर उसे अपनी चोंच में दबा लिया।
वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही जहाँ गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी। उसके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़िया दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया कि मैं पूछ सकूं वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, ज़रूर पूछो, मगर उसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता वो कौन है। मैं भी नहीं जानती वो कौन है। आज वो जिहान के लिए वही हया सुलेमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब उसी के सामने उठना भी था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। वो लड़कियां अभी तक लहक लहक कर गा रही थीं। डीजी भी कहीं उनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रुख मोड़कर उसके बिल्कुल मुकाबिला खड़ा हुआ और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर उसे देखा तो वो जरा सा मुस्कुराया। एक लम्हा लगा था उसे पिघलने में और वो पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी। मुझसे किए सारे वादे भूल गई। ओके। उसे रोटी का टुकड़ा खींचकर तोड़ा और उड़ते हुए बगले के समेत फेंका। उससे उसे फिजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जिहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? अक्खड़, बदलिहाज, मगरूर, बदतमीज, बदतहजीब, बेमुरवत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के। वो कहती गई और बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं हया सुलेमान? खूब हंसकर वो बोला था, कम अज कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। उससे रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूर उछाल दिया। जिहान अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां उसी तरह मगन सी गा रही थीं। वो तीनों साथ साथ बयूक अदा उस पल खाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। आया एक हाथ से स्टॉल और दूसरे हाथ से उड़ते बालों को समेटकर पकड़े हुए चल रही थी। उसे यूं लग रहा था कि वो पुराने जमानों में वापस चली गई है, एक कदीम जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़या था। वो सदियों पुराने शहजादों के जजीरे थे और वो खुद कोई अमर हुई शहजादी। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड्स। तुर्क में अदा लार, अदा यानी जजीरे और लार यानी शहजादों के। मरमरा के समंदर में करीब करीब वाक़ उन जजीरों के घरों को कहा जाता था। गे वक्तों में सलातीन अपने तख्त ताज के लिए खतरनाक लगते शहजादों को जला वतन करके इन नौ जजीरों पर भेजा करते थे, जिससे उनका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया था। बयोग अदा उनमें सबसे बड़ा जजीरा था। बयोग यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। बयोग अदा दुनिया की ट्रैफिक रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें और दूसरी ऑटोज नहीं थी। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बग्गियाँ थीं, या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जिहान उससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम जमानों के रोमांस से कोई जरा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। उनमें अब तक हादसे बेतकल्फी हो चुकी थी। जिहान उसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा इकसाम के कबाब मिलते हैं, गालबन 250 इकसाम के, और हर रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एपल टी। वो बेतवज्जी से उनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। उस जगह सड़क दोनों अतराफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदों में शेड तली कुर्सियां मेजें बिछी थीं। स्याहों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। स्याहों के हजूम के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आसीन फ्रॉक में मलबूस थी और घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थी। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाई खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े स्याह खटखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मुकैद कर रहे थे और हर तस्वीर के बाद जरा मुख्तलिफ अंदाज से खड़ी हो जाती और चेहरे पर मासूमियत तैरी किए। कभी आंखें पटपटाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकोड़ती। शायद एक तो स्याह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। उस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीर बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तौक़ुफ़ करते हुए चेहरा उठाया तो देखा जिहान साथ ही खड़ा लब भींचे कदर नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाए फिर से स्याहों के चमकट्टे में खड़ी बच्ची की तरफ मुतवज्जा हो गई। यार, उम्र देखो इसकी,
और एक्शन कैसे मार रही है। टीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफातन मंच में कुछ चीर कर एक लड़की तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। उसे लंबे स्कर्ट और खुले से स्वेटर के ऊपर पूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें पूरी सब्ज। वो 16-17 वर्ष की लगती थी। बाईं कोने पे उससे टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे देवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्चे का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे उस लड़की को देखा उसके लबों से होले से निकला, आयशे कुल। जवाबन वो पूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर उसे ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो गया था। बच्ची अब मसम्मत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मसलसल बोलती हुई उसे ले जा रही थी। उसकी पूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बयूक अदा दिखाता हूँ। जिहान की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक कर उसके साथ आगे बढ़ गई। जिहान ने एक बग्घी रोक दी थी। टीचे ने अलबत्ता 4 लीरास भी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो उसी पर सवार हो रही थी। हया बग्घी के करीब आई तो जिहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बग्घी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता था। उसके साथ बग्घी पान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत से 2 अफराद की बैठने के लिए नशिस्त बनी थी जिसमें सुनहरी नक्श व निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त निहायत गुद्दास सी। वो दोनों एक साथ ही उस पर बैठे। बगीबान ने घोड़े को जरा सी चाव लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क 2 रोया सब दरख्तों की कितार से घिरी थी। चंद पीले सर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कितारों के दरमियान बग्घी सुसरोई से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है। धोखाधड़ी, रिश्वतज़नी, कत्ल व गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस है। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पुस्सहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जिहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदर तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चौंका, फिर सिरे लब मुस्कुरा दिया। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफे में ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफे से निकली थी। जब दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, चली हुई दीवारें, उसे याद करके जैसे चुरचुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से बयूक अदा तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पे होगा, मैं 3 साल बाद इधर आ रहा हूँ। वाकई? उससे हैरत से पलकें झपकाई। जिहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो उसी तरह स्क्रीन को दबाता मसलसल काम कर रहा था। बग्घी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी। पल खाती सड़क के दोनों अतराफ में खूबसूरत बंगलों की कितार थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमजोर है। दफातन जिहान ने अपने चौकर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जिहान, सारी दुनिया की टूटी चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदे हफ्की से सीधा हुआ। वो फिर से अब मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फोन रख भी दो। मादाम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेरफेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन द मूव भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी
बयूक अदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। उसके कहने पर हया ने लाशौरी तौर पर सड़क के दोनों अतराफ बने बंगलों पर निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक कर रह गई। दाईं तरफ जिहान की उस जानिब जिस बंगले के सामने से बग्गी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतून पे वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई पप्पर शेर अपने पंजों पे बैठा होता है। उसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल की लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में तिरछा करके अंग्रेजी में लिखा था AR पाशा। उसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। उसके अंदाज में जिहान ने पलटकर उस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर दोबारा उस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जिहान ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने तो पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी। नमाज। जिहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिला उठी, एक हाथ रोड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पेडल पर रखकर उतरी। जिहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जिहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वुज़ू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। वो जोहर का वक्त था मगर सूरज बहुत ठंडा लग रहा था। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक बच्ची उसी के अंदाज से बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया गीले बाजों की आसीन नीचे करते हुए भागोर उन दोनों को देखती रही। ये दोनों वही लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पे उसे नजर आई थीं। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी पूरे स्कार्फ वाली संजीदा सी लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में उस लड़की के घुटने को झुरझोरती कुछ कह रही थी मगर वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था नफी में सर हिलाती गोया मुसलसल उसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों बहुत धीमी आवाज़ से बातें कर रही थी। हया स्टोल को चेहरे की गिर लपेटे हुए उन दोनों को देखी गई। उन्होंने उसे नहीं देखा था, शायद वो आपस से मशगूल थी। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक उस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी धीमी आवाज़ और जबान अनजान थी मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर जरा जोर से आयशे गुल प्लीज कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह उन दोनों पे डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तनहा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पाँव चलती हुई बरामदे तक आई। वो एक सतून से टेक लगाए खड़ी हो गई। हवा से उसका सर पे लिया स्टोल सर की पुश्त तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जिहान सिकंदर का मखसूस लापरवाह सहूलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए उसे रेखी गई। वो अब सजदे से उठकर तशाहुद में बैठ रहा था। हर काम बहुत फुर्ती से करने वाले जिहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसुकून थी। वो चूंकि उससे ज़रा पीछे खड़ी थी तो यहाँ से उसका सिर्फ हल्का रूह ही नजर आता था। गर्दन की पुष्ट और चेहरे का जरा सा दायां हिस्सा वो गर्दन झुकाए पड़ रहा था। फिर उससे दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाखिर उसका चेहरा नजर आया। उसे हिलब मुस्कुराते उससे देखी गई। दूसरी जानिब सलाम फेंककर उससे दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे वो यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो उसे सतून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी? वो जरा सा मुस्कुरा कर कहता हुआ उसके करीब आया तो हया ने अस्वाद में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जिहान चौखट पर जब वो झुककर खड़ा हो जॉगर पहन रहा था तो हया ने उसे पुकारा। तुम मस्वी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मा बांध रहा था। लगते नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाते उसकी उंगलियां थमी। उसे सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने उसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वो वातन स्वेटर की आसीने मोड़ रहा था। इंसान वही चीज मांगता है जिसकी उसे कमी लगती है। तो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है,
नहीं है तो सब अंधेर है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जिहान? बयूक अदा की सर्द हवा उसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शॉल सर से फिसलकर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी। और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए उसने ये सवाल पूछा था, तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सुलेमान की आंखें हैं जैसी कोई बात नहीं कहेगा। मगर जो उसने कहा वो हया सुलेमान के लिए कतई गैर मुतवक्का था। अली करामत की माँ। क्या? उसे नासमझी से जिहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पे ख़त्म हो जाती है। अली करामत मेरा एक क्लास फेलो था। एक दफ़ा मैं उसके घर गया था, तब मैंने उसकी माँ को देखा। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और उस वक्त अस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिश्यू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। हया, वो चेहरा इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद भी वो चंद लम्हे के लिए खामोश सी हो गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद बोली। वो स्याह फार्म थी, हालिस स्याह फार्म। और हया के हालत तक में करवाहट खुल गई। ताहम वो लब भींचे खामोशी से उसके साथ कदम उठाती रही। ये वो वाही शख्स था जिसके सामने वो झुक जाती थी, खामोश हो जाती थी, कड़वे खूंट पी लेती थी और फिर भी मोम बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वो अपने असली तनतने से उसको इतना सुनाती कि ऐसी बात करने की वो शख्स दोबारा कभी हिम्मत ना करता। हद हो गई। भला स्याह फॉर्म कहाँ इतने हसीन हो सकते हैं? या फिर शायद जेहान का मतलब था कि उसे हयात सुलेमान के मुकाबले में एक बदसूरत तरीन स्याह फाम औरत भी खूबसूरत लगती है। वो जिंदगी में पहली दफा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी, मगर चुप रही। सांपहर ढलने लगी तो वो वापसी की तैयारी करने लगे। बयूक अदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब उसके पांव दुखने लगे थे। डीजे वापसी पे फिर से बैल्कोनी में खड़े होने के लिए कतई राजी ना थी और अब उसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर, चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर, मगर बैठने के लिए निश्चित ढूंढने का था। जिहान को टिकट लेने में हासी देर लगी। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी। सुस्याहों का सारा हजूम टिकट घर की खिड़की के आगे मौजूद था। अब उसके बाद अगला जहाज रात 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज नहीं आया था। जो रह गया वो जजीरे पर रात बसर करे या तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इस रफ्तार से चलती रही तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो उन दोनों के सुसरोई पे हासा झुंझला कर बोला था। जवाबन वो कतरे इफ्फत से जरा तेज चलने लगी। बंदरगाह खचाखच स्याहों से भरी थी। वो तीनों उस रच में से बामुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जिहान आगे था और वो दोनों पीछे। उसे अब अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगी थी। प्रॉपर्टी की मालिका ने आकर फिर से कोई हंगामा किया था। जिहान उसे इस सारे मामले पे कतरे परेशान और मुतासिफ लगा था। खोक्यो अपने तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर वो उसका हर रंग अब पहचानने लगी थी। वो तीनों फेरी की जानिब जाते बोट की तरफ बढ़ रहे थे जब किसी ने हया की कोहनी को जरा सा छुआ। मैडम, मैडम। वो ठटक कर रुकी और गर्दन मोड़ी। उसके हक में एक 12-13 साल का एक दुर लड़का खड़ा था। वो कोई ठेले वाला था। उससे गर्दन के गिर्द और दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियां डोरियों में बांध कर उठाई हुई थी और अब वो लड़ियों का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करके दिखा था। तुर्की दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी ना रुकती, मगर वो मोती और उनकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि उसे ठहरना पड़ा। वो बेख्तियार वो लड़ियां उंगलियों में उठाकर उलट पुलट कर देखने लगी। वो बालों में परोने वाली लड़ियां थी जो इतनी हसीन थी कि चंद लम्हे के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द को फरामोश कर गई। हया, हया। जिहान दूर से उसे आवाज़ें दे रहा था। उसे सर उठाकर देखा। जिहान वो डीजे फेरी के तख्ते पर चढ़ चुके थे और अब चुंचलाहट बड़ी कोफ्त से उसे बुला रहे थे। 1 मिनट। वो इंगिश्ते शहादत उठाकर उनको रुकने का इशारा करती पलटकर जल्दी जल्दी लड़ियां देखने लगी। हाउ मच? उसे 2 लड़ियां अलग करके पूछा। 10 लीरा, 10 लीरा। ये तो बहुत ज्यादा है। उससे हल्की से बच्चे को देखा। पीछे जिहान उसे नागवारी भरे अंदाज से फिर से आवाज दे रहा था। तुम जाओ, जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। उससे उनको मुतमिन करने के लिए जाने का इशारा किया। उन तक उसकी आवाज़ शायद पहुंच गई थी। तभी वो दोनों सर हिलाकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जाने बढ़ गए। फेरी निकलने में अभी 3 मिनट थे और वो इन 3 मिनटों को साया नहीं करना चाहती थी।
7 लीरा। उसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी कलश खोला। इससे कबल कि वो नोट निकालती, लड़के ने एकदम पर्स झपटा और भाग खड़ा हुआ। लम्हे भर को उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तो वो, रुको रुको, मेरा पर्स! वो चिल्लाती हुई उसके पीछे लपकी। जिहान, डीजे, फेरी, इस अवतार में उसे सब भूल गया। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। सिया अफरा तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने के लिए वक्त ना था। वो तेज कदमों से दौड़ती उस लड़के के पीछे आई। वो बाजार की तरफ मुड़ गया था और अब एक गली के एन वस्त में खड़ा था। दया जैसे ही भागती हुई उस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर उसे देखा और भाग खड़ा हुआ। रुको रुको! वो उससे चिल्लाती उसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का हादसा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज से ही भागता था। 3 गलियां अबूर करके वो उस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सर पर दौड़ता हुआ दाईं तरफ की कितार में बंगलों में से एक का गेट अबूर कर गया। वो हामती हुई उस गेट तक आई। गेट नीमवा था। लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी है। डीजे और जिहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तनहा रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था। उसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था, हर सूरत। उसने एक लम्हे को उस नीमवा गेट को देखा और फिर उसके पीछे खड़े उस आलीशान सफ़ेद महल को, और फिर तेजी से अंदर आई। ये वही सफ़ेद महल था जो उसने दोपहर में देखा था। छोटे से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती, मुझ सब से चलती बंगले के दखली दरवाजे तक आई और बेल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मुनक्किश दरवाज़ा कदीम तर्ज का बना था। उसके आसपास बेल नाम की कोई शय ना थी। वो क्या करे? यूं मुंह उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए? मगर वो भी तो इसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था। उसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मुसामम इरादा करके उससे कंधे पे फिसलती शॉल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नॉब घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर इस जजीरे पे आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। अंदर हर सू अंधेरा था। उससे चौखट पे कदम धरा। हेलो! वो 2 कदम मज़ीद आगे आई और पुकारा। उसकी आवाज़ सी गूंज तरो दीवार से टकरा कर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी। वहाँ नीम तारीखी सी छाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलकू रोशनी में आगे जाती राहदारी सी नजर आ रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी खौफ में घिरने लगा। कोई है? अब के उसने पुकारा तो आवाज़ में ज़रा बर्दाश्त था। एकदम उसके आंख में ठाक के साथ दरवाज़ा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज़ आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोर नॉब तारीकी में बामुश्किल उसके हाथ लगा। उसने जोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसुध दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन ओपन द डोर! वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। साथ ही वो खौफसदा सी दबी दबी आवाज़ में चिल्ला भी रही थी। शहजादों के जजीरों पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत धीरे से उसके हक में कहा था। बाब 4, शहजादों के जजीरे पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत आहिस्ता से उसके अकब में कहा था। वो करंट खाकर पलटी। लॉबी तारीक थी। अलबत्ता अंदर की समेत मुर्दी राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टमटमाती सी सर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज़ ही वहीं से आई थी। उससे पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। वो जामिद रहा। उसे अब इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो वो बेवकूफ़ी कर चुकी थी, उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के उस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम। खूब अंधेरे में वो सर्द सी मोमबत्तियों की रोशनी वहीं से आ रही थी। कौन? उसे चौकन्ने अंदाज से पुकारा। वो लिविंग रूम के चौखट पे आन खड़ी हुई थी और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत भी वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस, स्कार्फ चेहरे की गिर लपेटे, वो चूरियों सदा चेहरे वाली एक मोमर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पर रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक एक करके सद पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसी नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलके झपके उस पुरताइश लिविंग रूम के वस्त में रखी मेज को देखी गई, जिस पर रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की सर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है।
तुम उसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं उस बच्चे को ना भेजती। उसे माफ कर देना, उसकी मजबूरी थी। आओ, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहां भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा नजर आ रहा था, जिसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियां सीधी रख खड़ी थीं। वो एक एक करके उन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। आया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिश पे जा टिकी। उसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज पे धरे अपने सुनहरे क्लच पे थी। कुछ खाओगी? उससे होले से नफी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मुश्तमा करके वो बामुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ कहना है और फिर तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुल रहमान आज सुबह की फ्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते उससे ये काम मेरे जिम्मे लगाया था। वो अब उसकी जाने पुश की आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुल रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। उससे दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती देख ली थी। उसके बावजूद जब वो बच्चा उस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मोमे के हल के लिए। वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुल रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो उसकी आवाज़ सर्द रोशनी की मानिंद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ साइल हो रहा था। मैं अब्दुल रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज पर रखी और उंगली की पोरों पे लगी मोम खुर्शी भी पलट कर उसकी तरफ आई। अब्दुल रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते उससे मेरे जिम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूं और तुम्हें उन सवालों के जवाब दे दूं जो तुम्हारे जहन में किलबिलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से उस मोमर औरत को देखी गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। उन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फोटो फ्रेम रखा था जिसमें दो चेहरे पर मुस्कुरा रहे थे। एक वही मोमर खातून और दूसरा उनके साथ एक 35-36 वर्ष का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पे फ्रेमलेस चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। निहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सरवत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर उनको देखा जो मुस्कुराती पुरशफकत निगाहों से उसे देख रही थी। दरवाज़ा बंद हो जाने पर डर गई थी, मगर अब उस डर का शाइबा तक नहीं था। अब्दुल रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भिजवाता है? सफ़ेद फूल, जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। उसके सवाल पर वो होले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भिजवाता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? उससे वो उलझन सामने रखी जो उसको मसलसल परेशान किए हुई थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उस वक्त उसी होटल में था। वहां उसने तुम्हें पहली दफा देखा था और उसी रात पहली दफा फूल भेजे थे। एकदम से उसकी उस 2 ढाई माह की बेचैनी का इख्तिताम हुआ। उसे फौरन याद आ गया जिस रात उसे सभांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। उसी दोपहर उससे वो चैरिटी लंच अटेंड किया था जो सारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फाउंडेशन के ताउन से मुनक्कद किया गया था। उसमें शहर की कई बिजनेसमैन और दीगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी। वो और सारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन उसे अब्दुल रहमान पाशा ने वहीं देखा था। ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा सरा तो याद होगा। उसे अब्दुल रहमान ने ही हमारे तवक्कुफ पे लगाया था। डॉली उसके आबाई घर का पुराना हादिम है, बरसों से हमारे साथ है और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहां तक ताल्लुक है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसे धीरे से नफी में सा हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने घेर में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और को के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथ जिंदगी हारी। उस मेजर की शादी होने वाली है। उसे तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल एक बाअसर शख्स के
अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करता कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो जरा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो? बयूक अदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा। सो इस इलाके में बिजली बंद है, वरना तुम देखती कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बयूक अदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ, और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है, जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और उसकी बेइज्जती का बाइस बनता है तो क्या होता है? वो औरत उस शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है उस एक मामूली से रेस्टोरेंट ओनर के पास जो अब्दुल रहमान के पास नहीं है? वो जरा हैरान हुई थी। उसके पास हया सुलेमान है और अब्दुल रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बहुत ससाया से चबा चबा कर बोली थी। वो हाथों लाजवाब सी हो गई थी। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा? वो एकदम अंदर तक काम गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुल रहमान जबरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कब इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा, और उसके आने तक तुम जा चुकी होगी। उससे मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूँ कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उससे अपना क्लच उठाया और तेजी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा पयूक अदा आना हो तो इधर जरूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पर बने दरवाजे का नॉब उससे घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उससे पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नीलको रोशनी डूब रही थी। हर सो अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाजा बंद करके रोश पे आई। उसी पल बाहर से किसी ने सफेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी उसे वो दोनों साफ नजर आ रही थीं। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थीं। वो एक गहरे जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और पूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। उसे सामने से आधा देखकर ठटक कर रुकी। हया तेज कदमों से चलती आगे बढ़ गई। पूरी स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े उसे जाते देखी गई। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते अपने उसी दरवाजे की जानी पड़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी। नीलकू से आ पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पे पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर, पूरी सार जजीरा। उसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी? उससे टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। उसका मोबाइल जिहान साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी थी। और जिहान और डीजे के मोबाइल नंबर्स उसे जुबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और कितने परेशान हो गए वो अंदाजा कर सकती थी। 8 बजे। टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बागौर उसे देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तानी टूरिस्ट? टूरिस्ट। उससे कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया जिसमें उसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई। यस, आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फरहत जज्बात से उसकी आंखें डुबडुबा गई थीं। उसे सोच भी कैसे लिया कि वो उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों से थामे बैठी थी, जबकि जिहान उंगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर चौबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई
लब भींच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर उसकी जानिब आया। किधर थी तुम? उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं खो गई थी, वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बयूक अदा ने तुम्हें उसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम उसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं उसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सबाजी का आईडी कार्ड था। फिर बाद में परेशानी होती के, और जो परेशानी हमें हुई वो, हम इस आधे घंटे में पागलों की तरह तुम्हें पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो उसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। उसकी आंखें रोने से मुतवरम थीं और वो दोनों फिर रोने लगी थीं। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो पुन्हा का कहता वापस पुलिस ऑफिसर की जानी पलटा था। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था उसे वापसी पे जिहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर आई तो हर सो अंधेरा छाया था। लिविंग रूम से टमटमाती सर्द रोशनी झांक रही थी। आने। उससे जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पर धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मामा खातून उसी तरह बैठी थी। उनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा उन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आने, कैसी हो अब्दुल्ला? उससे बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़की ने मोमर हाथून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस पटवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? पटवा बंद करते उन्होंने पूछा। वहां बंदे काम कर तो रहे हैं, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था। उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जो अब उनके साथ सोफे पर आ बैठी थी। काम भी था और आने ने उसे पैसे भी दिए। आयशे, तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया, रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सुकोड़ती कह गई। अपने पर्स को खंगालती आयशा ने पलटकर हफकीस उसे देखा। बुरी बात है बाहर है, किसी के पीछे उसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नजर उस पे डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिरे थे तो उसने पर्स की चीजें हाथ से उलट पुलट कर देखते हुए कहा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुल रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया? उससे बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशे कुल मुझसे नाराज है। बहारे अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के सामने खड़ी आयशे को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुछ थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पे ये असर हुआ है कि आज ये बाजार में सड़क के वस में खड़ी अपना पांचों कहीं गिराकर स्याहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे, तो तुम इसे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस किस को समझाऊं? सफीर कहता है उसके माँ बाप को समझाऊं, उसके माँ बाप कहते हैं सफीर को समझाऊं, आप कहती हैं बहारे को समझाऊं, बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं, और अब्दुल रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीजें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुल रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। उसे नफे में सर हिलाया, फिर जरा से गर्दन मोड़कर बहारी को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत हफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशे गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह की बात मानती हैं, वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर एक से बात नहीं कर लेती। उससे पर्स मेज पर रट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बाहर पल भर में रोहान सी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज होता है तो वो क्या करता है? क्या?
जब वो नाराज होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है, और जानती हूँ कि अकेला छोड़ना क्या होता है। जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पे निकली अशिया उलट पुलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही ऊंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफीन ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, आयशे कुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशे कुल सब कुछ करना सीख जाए। उनकी बात पर उससे एक तरफ मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख कर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ जरा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो बस मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पे छाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ की जमी सफ़ेद टहनियाँ नजर आती थी और सभांजी का सब्जा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे में ही एक दिन उन दोनों ने टॉप वेपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उसी वक्त हाले आ गई। उसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। एलोकिन में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इसी बहाने थोड़ा सा सवाब भी कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने तो ऐसे कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली, वैसे रबी अव्वल खत्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसीलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मेलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज पे खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और हतीजा पे भी डाल देती, जो सरों पर दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मुदर्रिस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। आसिन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि उसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था, और उसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी सेंट स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स खत्म हुआ तो लड़की उनकी तरफ आई और बहुत माजरतवाना अंदाज में उनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? टीचर ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजरा अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हिरा, वही मुसलमानों की इब्तदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्साहियाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर गज़वाए बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है। वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी, और वाक़तन वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस्मा के बायस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद खत्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने उनके साथ आगे जाने से माजत कर ली। अब उन्हें टॉप पेपी पैलेस अकेले जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सिम स्क्वायर पे बस से उतरी तो हया ने उसे तसल्ली दी। टीचे हंसी, फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है? वो सक्लास स्ट्रीट की जाने मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज़ कितना गुस्सा किया था उससे याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस क्लास सीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज से चल रही थी। ये उनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले हुए कंधों से पर्स लटकाए थी ताकि छिनने न जा सके। हया तो उस वाक़े के बाद बहुत मुहतात हो गई थी। अब भी उसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं कंधे से सैप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा था। टीचे ने भी अभी उसी की तरह शलवार कमीज पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तिहा अंगेज सी महक सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने दो चार अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए। वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर आवाज से बुलंद पुकारा तो उसका तेजी से चलता हाथ होगा। उससे गर्दन उठाकर उन्हें देखा।
फिर सर से पाँव तक उनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले हुए हैंडबैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया वो पूरी पूरी तैयारी से आई थी। गुड मॉर्निंग। वापस कोच की तरफ मतवजा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पे पटक कर रख दी। उस पर लिखा था, आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खदीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर लपेटे सेरेला मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। जब डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कभी पैलेस जा रहे हैं। खदीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टॉक्सिम से म्यूनिसिपैलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से कोच का टुकड़ा पकड़े दूसरे हाथ से खट खट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलट कर हया को देखा। उससे मुस्कुराते हुए शाने उचका दिए। वो वापस जिहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई फिर टॉप कैपी के लिए में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफा फिर सोच लें। लिख कर दे दूं? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने उसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ। तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। मोबाइल वाला हाथ उससे कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वह हाथ रोक कर उन्हें देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कभी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जौहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पुलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर उनके सर पर आन पहुंचा। मेरा फोन वापस करो। खड़ी निगाहों से उसे देखते हुए उससे हाथ बढ़ाया। टॉप कभी से वापसी भी दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यगामाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों नकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो उनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सहराई के सामने वो सब ससार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों उसके अतराफ में। जिहान, ये टॉप कपी सहराई का मतलब क्या होता है? मैं एक यगामाल शुदा गाइड हूँ और यगामाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शाने उचकाकर बोला। मैं बताती हूँ। टॉप कपी का तोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टॉक्सिम बना है वैसे ही तोप टॉप बन गया। कभी कहते हैं गेट को और सराय होगा महल। तो तोप कभी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम जीनियस, है ना जिहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त हुआ था। टॉप कभी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमाई अजीम आलिशान किला नुमा महल जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे पहरे हुआ करते थे ताकि रात दीवारों के बाहर न निकले और जिनके खून नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर कूटे हुए थे। सुल्तान का अजीम वर्षा और असासे चीनी पोर्सलीन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 कतरात के जवाहरात से मेजीन सुल्तान के शाही लिबास से गाँव को हीरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे उन आंख चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में गिर चुकी थी। होलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतकबरात थे। वो एक ऊंचा हॉल था। मुनक्किश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श, बुलंदो बाला सतून। या इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकी तरीही अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफातन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तकबरुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, पूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकी थी। वो गर्दन तिरछी करके उसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा। उसके सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीमा हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू तकरीबन दबोच कर उसे इधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली?
उसे बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से उसको देखने लगी। जिहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ था। उसके लिए तो ये सब पुराना था, मगर वो दोनों तो हमारे जोश की राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थीं। उनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थीं। कोई ऐसा मकनातीसी असर था कि उस तलवार में के मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं आया? खदीजा ने तासुब से वो सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही उस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जिहान, ये सब तबरुकात असली है ना? जिहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कोई इम्कान है कि ये सब असली हैं? कहने वाले तो कहते हैं मुसलमानों के रेलिक्स भी उतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतरकबात और मुकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बसरा सब याद आ गया। टॉप कैपी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जिहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये ले, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की कोशिश ज़रूर करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से मोबाइल लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कैपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जिहान ने उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही डीजे सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना खत्म हुआ वो बहुत पसमर्दा से लगने लगी थी। उसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस डोम में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। उसकी तबीयत वाकई खराब लग रही थी। जोनू ने उसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कपी की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था जिसे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे, जिसके सामने टेरिस की तरफ चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। उसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मंडेर पे कोनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमर का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियां वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? वो दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पे बैठे थे। जब हया ने पूछा, उससे जिहान जरा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। उसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर अस्वाद में सह हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पे उल्टी, 2 गोलियां लहदा की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली और फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खंगालने लगी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से उसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए भी उसे यूं ही जिहां की आवाज़ जरा धीमी लगी थी, मगर उसने पूछा नहीं। अब शायद उसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे। सुर्ख पड़ती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, उसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। उन चबूतरों पे दूर दूर तक टोलियों की सूरत में स्याह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडेर के साथ खड़े होकर समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ, तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आ जाए झगड़ा करने। मैं फ़िलहाल उसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। उससे बैग से शॉल निकालकर उसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज थी। ये शॉल वो और डीजे बातौर पिकनिक मैट लेके के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सुतून के साथ फर्श पे लेट गया। आंखों पे बांसुर रखे वो गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले कब सो गया उसे पता नहीं चला।
उसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो उससे एक सीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर ऊपर लेटे जिहान को देख लेती थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एक एसएमएस अभी तक पड़ा था। उसने उसका जवाब नहीं दिया था। वो कई दफा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बयूक अदा से वापसी के अगले रोज इंडिया के गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ मैंने आपको पहुँचाई, उसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक एसएमएस कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद उस शख्स से वाकतन कोई वार्ता नहीं किया था और अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। उससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए उसके जहन में एक ख्याल कूदे की तरह लपका था। उससे पलटकर एहतियात से जिहान को देखा। वो आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब उसे कभी न कभी तो देना ही था। उसने सोचा कि खूब गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो भड़के भी नहीं और दोबारा उसका पीछा भी ना करे। सो अचानक उसे एक अजीब सा ख्याल आया। जिहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। उसे वो बेयूक अदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर लगा था। गर्दिश माश के झमेलों में फंसे उस इंसान की अगर वो एक मदद कर सकती थी तो इसमें आखिर खर्च ही क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर उसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसीउल नसरी का शुक्रिया। मुझे वाकई इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मुदावा समझूंगी। उससे पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बयूं का था, उसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो उसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर उस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। उसे एहसास था कि अब भी उससे गलती की है और उसका नतीजा। एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा सा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाए बहुत है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंडेर के पास चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जिहान तक आवाज़ सही पहुँचेगी। हेलो। उससे फ़ोन उठा लिया। ज़ेह नसीब, ज़ेह नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो लहजा। उससे अपनी हरकत पर शदीद पेशेवानी हुई। मुझे एक काम था, वो एहतियात से नपे तुले लहजे में कहने लगी। और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने की बजाय काम की बात करें। आपकी मर्जी है हयाजी। राब्ता भी तो आप ही ने किया है, वरना अब्दुल रहमान पाशा अपने कोल का बहुत पक्का है। वो शायद तंज कर गया था, मगर वो पी गई। मेरी कज़न का रेस्टोरेंट है इस क्लास स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। उसकी शॉप की किससे अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरी कज़न को तंग कर रही है। क्या वो उसे साल 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती। कौन सा कजन? वो जैसे चौंका था। जी, जिहान सिकंदर। वो हकलाई। उसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धरकर बैठी उसे उस परेशानी से थकते नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं आपके कजन का ये मसला हल कर दूं, और ये कि उसकी मालिका फिर उसे तंग ना करे। जी। वो होली से हंसिया। मैं कुछ करता हूं, आप फिक्र ना करें। उससे फोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जिहान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे उसे नॉर्मल होने में। उसने वही किया जो उसे ठीक लगा था और अब वो जरा मुतमईन थी। काफ़ी देर वो वहीं सतून के साथ टेक लगाए बैठी रही। उसके हक में टॉप कपी का अजीम महल था और सामने मरमरा का समंदर। समंदर के उस पार एशियाई इस्तांबुल पुराना शहर था। बहुत से लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरमरा के पानियों में खुल गए तो एकदम जिहान का मोबाइल बजा। वो जैसे झटके से उठ बैठा, शॉल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही थी कॉल। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, वो चालाक लूमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो। वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए उसके साथ खड़ी हुई।
जिहान ने उसकी बात पे थके थके से अंदाज में नफी में सा हिला दिया था। काफ़ी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस क्लास स्ट्रीट में दाखिल हुए तो शया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊंगी क्योंकि टीचे और तुमने अपनी अपनी बीमारी मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया मगर अगले ही पल ठटक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। हया ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। सामने बर्गर किंग था। उसकी शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था। उस सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की माने दरारें पड़ी थीं। वो एकदम तेजी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं शशर सी खड़ी थी। उसकी समातों में एक कहका गूंजा था। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, ऊंधी मेजें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार थे। अमले के एक शख्स के साथ दो पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पे लगे कागज पे कुछ लिख रहा था। जिहान ताखेर से वो सब कुछ देखता उस पुलिस ऑफिसर की तरफ आया। वो उससे कुछ कह रहे थे और वो सदमे और शौक से गुम नफी में सा हिलाता कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है? उससे करीब से गुजरते शेफ को रोक कर पूछा। जवाबन उससे तासुब से सा हिलाया। वो गैंगस्टर थे, उनके पास असला था। वो अंदर आया, पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया। अमले को जदोकोप भी किया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया और उसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। ये उसने क्या कर दिया? किस शख्स पे भरोसा कर लिया? ओ खुदाया! पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जिहान की निगाह उस पर पड़ी। जब वह मुश्किल आंसू रोके खड़ी थी, उससे उसे हाथ से जाने का इशारा किया। वो वहीं खड़ी रही। वो उसकी तरफ आया। तुम जाओ, टॉक्सम से बस पकड़ लेना। अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका थका सा कह रहा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पसमरदा और थकन सदा लग रहा था। वो सर हिलाकर आंसू पीती पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया हया? जो उसके पास से उसे भी जाया करवा दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलम्मत करती वो खामोश आंसुओं से रोती वापस टॉक्सिम जा रही थी। एक लम्हे को उसका दिल चाहा था कि वो फोन करके उस आदमी को बेनकद सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना। उससे आंसू रगड़ते हुए सर झटका। नहीं, अब वो उसे कभी फोन नहीं करेगी। वो गहरी नींद में थी। स्याह खूब अंधेरे में जब दूर एक चीखती हुई आवाज से समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी। दूर से आती आवाज करीब होती गई। उसे पलकें जुदा करनी चाहिए तो जैसे उन पे बहुत बोझ था। वह मुश्किल आंखें खोली तो चंद लम्हे उसे हवास बहाल करने में लगे। उससे इर्द गिर्द देखा। डोर में पुरसुकून से नींद तारीखी छाई थी। कोने में मध्यम सा नाइट बल्ब चल रहा था। डीजे, टाली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थी। दीवार पे आवेसा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का पता दे रही थी। वो चिंगारती आवाज अभी तक आ रही थी। उसे नींद से बोझल होता सर दाएं जाने घुमाया। कोने की बल जरा ऊपर हुई और तकिए तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। उसका तुर्की वाला मोबाइल बज बज कर उसी पर खामोश हुआ था। 2 मिस कॉल्स उसे तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधियाई। हया ने पल के सुकेड़ पे हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में 2 का हिस्सा था। हया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। क्या 1 बजा था तो पाकिस्तान में 3 बजे हुए थे। आधी रात को आने वाला फ़ोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते। उन्हें रिसीव कर सकने वाली कॉल उससे पर्ची की मानद होती है जो कोई घूम कर निकालना भूल गया हो। उसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे। अम्मा, अब्बा, रोहेल सब ठीक तो थे। पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि उसमें बैलेंस नहीं था। उसे बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए की उस तरफ रखा था। उसमें भी बैलेंस खत्म था। बल्कि उस फोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया था। उससे कंबल फेंका और सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे उतरी। वो अपने नाइट सूट में मलबूस थी। गुलाबी चेक वाला ट्राउजर और खुला लंबा कुर्ता। डीजे, डीजे मोबाइल दो अपना। उसे डीजे के पंख पे चढ़कर उसको झंझोड़ा। वो बामुश्किल ही, नींद मत हराम करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओ तुम। बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उससे करवट बदल ली। उसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के पंख की कुर्सी खींच कर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फ़ोन पे मिलाने लगी। फ़ोन नंबर सयाद सुलेमान को कभी जुबानी याद नहीं रहे थे। नंबर मिलाकर उससे फ़ोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज़ तुर्क में कुछ बकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे सलीर का बैलेंस भी ख़त्म था।
उसे झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तिकलाल स्ट्रीट और जौहर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। उससे झट से कॉल उठाई। हेलो। हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे। इतने गुस्से से बोले थे कि वो काम गई। जी क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो। मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हासे दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यूफोन का है जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबलिंग का कोई नंबर नहीं? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें। ये नंबर उनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रखकर क्या करना है? अच्छा, ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। उससे गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पर आए बाल समेट कर पीछे किए तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिफ भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के उस पुशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखा था, उसे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा, उस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लोड कराती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउजर पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल उससे अब कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी खींची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उससे कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा को नंबर मिलाती बाइक कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहाँ फांसे फांसे पर गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह ही इधर नाश्ता करने आते थे। सामने सभान जी का खूबसूरत फवारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीर फवारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह कैसे किया फ़ोन? हैरियत? फातिमा ज़रा फिक्रमंद होगी। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आराम दे अंदाज में देख लगाकर टांग पर टांग रखती सराहफी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिसस्पेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अली सुबह खुद फ़ोन करेंगी तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो खींची चप्पलों में मुकीद पैर झुलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हज़ारों यूरोज़ का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश खत्म हो चुकी थी और वो भी उसी के अंदाज से बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा। और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं, सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा, सब छोड़े, ये बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी? उससे हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उससे मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझ कर वापस मुड़ गया। हाँ, क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फोन आया था। अच्छा, आप जाकर उनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माओ का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पे ये बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ की खुशी गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ खत्म होने थे, तो सारी बात दोहरा दी। बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा खोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर उसी बात पे तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो, मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने सैयद चचा की बेटी का नाम लिया जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजात से तय थी। अच्छा, कब? उससे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर उससे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल में उनकी स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम सल्तनत तुर्किया की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल खराब रहती है, वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जिहान को भेज दो,
अच्छा है साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। उसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंसी। माँ भी कभी कभी लतीफ़े सुनाती थी। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। उसे सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फूफो भी कोई बात गैर मुबहिम नहीं करती। बिल्कुल, उससे तायद की। बेटा ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे 2 डोनट्स प्लेट में मेज पे रखे तो वह विदाई कलामात कहने लगी। इरम के मुतल्लिक मज़ीद जानने की फ़िलहाल उसे तलब नहीं रही थी। भयो कदा, फिर भयो कदा। उस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी, सो ईशा के बाद आंख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर वो बोर किया। अब भूख लगी तो किचन में आई थी। टीचर ने आलू मटर बनाया था, जो सालन कम और खोया गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसमें मटर आलू और प्याज सह रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए उस मलगोबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि टीचर ने पीछे से आकर उसे बताया कि उसने हाले और अंजुम बाजी के साथ पय्यू को अदा जाने का प्रोग्राम बना लिया और कल सुबह 6 बजे की कोर्सल शटल पकड़नी है। वो ओवन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में उसकी आंखों में नाकावारी सिमट आई। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए टीचर ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल। मैं कोई नहीं जा रही भाई कदा, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलटकर चीजें उठा पटक कर रही थी। अंदाज में वाज़ह झुंझलाहट थी। क्यों, इतना तो खूबसूरत जजीरा है। मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला फ्रीजर खोले चंद पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जोड़ा उसकी गर्दन की पुश पे झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुल रहमान बादशाह का जजीरा है और मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीजर का दरवाज़ा जोर से बंद किया। पैकेट मेज पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तो रोटियों का नाम उन्हें मालूम नहीं था, बस यह स्टोर पे वो फ्रीजर में नजर आई थी और इतनी समझ तो उन्हें थी कि उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे उसके रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुल रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था। हाँ, वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले केचप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी तो उन्होंने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो डोरम सी ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्ज़ार पे चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजरत की और जब उसे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने हासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और उन्हें बताया कि उसकी पप्पू ने कल उसे और उसके फ्रेंड को अपने घर इन्वाइट किया है। सो अंजुम बाजी उसकी दावत कबूल करके उनके साथ चले। भैयू कदा फिर किसी रोज़ चले जाएंगे। यूं अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे के मंडेर पे आ बैठी। फवारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और उस पानी में बनते मिट्टे बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ्ता ये उसको सुना डाली। टीचे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल। और डॉली असल ख्वाजा से रहा था। शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर में चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में। और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती ये नामुमकिन था, मगर तुमने उसे फोन करके बहुत गलती की। तो भुगत तो रही हूं ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने यह भी नहीं सोचा कि जिहान के पास उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उसने उसी को दफा कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंडलेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इसी बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला खत्म हो चुका। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी और अब उनको वापस जाना था। तब ससार पे चलते टोन ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते 22 दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरे के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं।
जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी।